ये दूसरे सेमेस्टर की हमारी पहली क्लास है और अमरेंद्र जुड़ चुके हैं और बाकी लोग भी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। और पहला सेमेस्टर में आप लोगों ने बेहतर किया, बहुत अच्छे से एग्जाम दिया, सब कुछ बेहतर रहा और जल्दी ही आप लोगों का पहले सेमेस्टर का रिजल्ट यूनिवर्सिटी द्वारा मिल जाएगा। तो आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस के दूसरे सेमेस्टर में हम आपको पेपर पढ़ा रहे हैं, उसका जो टाइटल है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। तो आपने पहले भी बहुत सारी प्रक्रियाएं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन वाला पेपर पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताई थी कि कैसे कानून बनता है, कैसे भारत का जो है शासन अधिनियम 1935 आया, कैसे तमाम कानून जब बता रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रोसेस थी, संवैधानिक प्रोसेस, राजनीतिक प्रोसेस और कानून बनने की एक लीगल प्रोसेस। तो ये जो 1-2-1-1 कोर्स कोड है, इसके हम आज 2 यूनिट पे बात करेंगे। एक तो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, इसमें हमें मेजर रूप से देखना है कि सारी जो बातचीत हम कर रहे हैं वो 1947 के बाद, यानी कि भारत आजाद हो चुका है और संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसके बाद कैसे इसमें जो है जब हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनने की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने किन प्रक्रियाओं को अपनाया, कैसी हमारे सामने डिफिकल्टीज आई और हम एक स्वतंत्र देश के रूप में जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन की जो लोकतंत्र की थ्योरी दी जाती है उसमें हम कैसे प्रवेश किए और आज हम जो 2019 में पहुंचे तो उस तक कौन कौन से चरण मुख्य रूप से सामने आए। अब आपके सामने ये स्लाइड दिख रही होगी। तो पास्ट क्या था? पास्ट में हमारे सामने एक लेगेसी थी जिसे हम कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश लेगेसी थी और वो भारत छोड़ के जा चुकी थी। उसका कुछ कुछ फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद था, मतलब भारत शासन अधिनियम, कुछ ऐसे इंडियन पीनल कोड जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए थे वो हमारे देश में एक फ्रेमवर्क के रूप में मौजूद था। आईसीएस के रूप में, जिसे हम आज आईएएस कहते हैं, तो इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस मौजूद थी जो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था। तो महत्वपूर्ण ये है कि पास्ट में जो अंग्रेजी शासन था उसकी कुछ आधारभूत संरचनाएं देश में उस समय मौजूद थी, लेकिन हमारा विजन था जो कि महात्मा गांधी का स्वराज का एक संकल्पना थी। जवाहरलाल नेहरू ने जो लाहौर अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन कैसा हो, इस पे 1929 में एक बहुत बड़ा भाषण या कह सकते हैं व्याख्यान दिया था। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय में जो एक लोकतांत्रिक संस्कृति भारतीय समाज का सपना थी, उसको पूरा करने, उसके लिए एक संरचना खड़ी करने, उसके लिए कानून बनाने के लिए एक स्वप्न जो देखा था उसे साकार करने का समय था। तो हम 2 चीजें देख रहे हैं कि पहले तो हमारे पास एक पास्ट है जिसमें अंग्रेजों की कानून व्यवस्था का एक ढांचा है आधारभूत, और दूसरा हमारा एक विजन था जो स्वाधीनता आंदोलन के सेनानियों ने देखा था। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो हमारे कोर गोल्स थे उसमें थे सेल्फ रूल, यानी कि स्वशासन। दूसरा था सिविल लिबर्टीज, नागरिकों की जो आजादी है जो वो किस तरह से कैसे डिफाइन की जाएगी, और इक्वल ट्रीटमेंट। तो इसमें जो समानता है, जो नागरिकता का बोध और नागरिकता की जो संकल्पना है, जो स्वराज की संकल्पना है, इनके केंद्र में रखते हुए जो विजन बनाए उनके हम उनकी क्या जर्नी रही और भारत में वो कैसे लागू हुए, तो उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि जो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने देश के संविधान के ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया। तो 389 इलेक्टेड मेंबर्स थे जो विभिन्न पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस बैकग्राउंड के थे और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के थे। तो हम ये यहाँ देख पा रहे हैं कुछ मुख्य चेहरे हमारे सामने जो लीडरशिप के हैं वो आज दिख रहे हैं। 1948 में
मतलब पहला ड्राफ्ट प्रेजेंट करने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। फाइनल एडॉप्शन 26 जनवरी 1949 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ और इफेक्टिवेट ऑन जनवरी 26 जनवरी 1950 को जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ये किस तरह से, ये जो चार चेहरे हमें दिख रहे हैं, इसमें पहला चेहरा डॉक्टर अंबेडकर का है, दूसरा भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, तीसरा चेहरा वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। देखा जाए तो अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री के अलावा माइनॉरिटी जो हमारे यहाँ एक समुदाय है उसके जो है प्रखर प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं। तो इन्होंने उस बनावट में संविधान सभा में किस तरह से अपना योगदान दिया, ये यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आगे जो रूल्स आएंगे, आगे जो रेगुलेशंस आएंगे, आगे जो पॉलिटिकल प्रोसेस की बात हम रखेंगे बिल्कुलवार, तो वहां पे इन लोगों के आर्ग्यूमेंट बाद में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब हम जो मतलब देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक्ट बना फॉर्मिंग द कॉन्शियस बैलेंसिंग एक्ट, तो उसमें देखिए कि जब फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटराइज्म, ये यूनियन ऑफ स्टेट, जब हम कहते हैं कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है इसमें और रीजनल ऑटोनॉमी भी है, मतलब एक राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार है। तो राज्य कैसे चलेगा, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होगी, ये सबसे पहले चिन्हित यहाँ पे किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आ रहा है वो है सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म मतलब इसमें है कि स्टेट जो है एक नेचुरली न्यूट्रल होके ये इंश्योर करेगा कि सभी नागरिक, देश के जितने भी नागरिक हैं, वो अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, रिलीजियस फेथ है, उसके प्रति स्वतंत्र रूप से किसी भी तरह से अपनी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, पंथ निरपेक्ष रह के कर सकता है। और उसके बाद अगर हम तीसरे बिंदु को जब देखें तो नीचे की तरफ फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें वो लिबर्टीज हमको दी गई जो एक नागरिक के तौर पे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी, कानून की नजर में समानता, वोटिंग राइट। तो नागरिक की जो फंडामेंटल राइट हैं उनको भी यहाँ पे हमें फिर से पुनः समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब हम लोग पेपर पढ़ रहे थे तो हमने ये संघ और राज्य, सेक्युलरिज्म कब जोड़ा गया, कैसे हम फंडामेंटल राइट्स को, उसकी सीमाएं क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, और उसके बाद उसका जो सोशल जस्टिस मतलब कि सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है संविधान में कहाँ कहाँ निहित है, तो हम ये सब देख चुके हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया को द्वारा से पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें इन चार बिंदुओं को ध्यान में रखना है। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो इसमें जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये आता है, जैसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसमें आरक्षण की व्यवस्था है, वुमेन रिजर्वेशन है, SC/ST रिजर्वेशन है, OBC रिजर्वेशन है, EWS रिजर्वेशन अभी हाल ही में जोड़ा गया है। तो मार्जिनलाइज्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कैसे हम उस मुख्य धारा में लाएं, कैसे हम उन्हें इंश्योर करें कि भारत के नागरिक के तौर पर आपके साथ समानता का व्यवहार और आपको समता, अवसर की समानता दी जा रही है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस का एक जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है उसको ध्यान में हमें रखना होगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये आपको इसमें दिख रहा है कि जो ये बदलाव था, ये जो ट्रांजिशन था, इस ट्रांजिशन में सबसे मुख्य जो मतलब भूमिका निभाई वो किसने निभाई, तो द रोल ऑफ द INC से यहाँ मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो आप देखिए कि 1947 के पहले, यानी कि बंगाल विभाजन 1905 के बाद कांग्रेस ने एक मुख्य रूप से स्वाधीनता आंदोलन की भूमिका को अपने संगठन के अंतर्गत ले लिया था और उसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना था। लेकिन
जब हम देख रहे हैं कि चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो नमक सत्याग्रह वाला दांडी मार्च हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो, 1942 1947 यानी कि आजादी मिलने तक मुख्य रूप से जो प्री 1947 का मास मोबिलाइजेशन का फेज है, जिसे हम फेज 1 के रूप में सामने देख रहे हैं, वहां पे कांग्रेस की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि वो कांग्रेस यहाँ पे इन सब चीजों को रेगुलेट कर रही थी। वो तय कर रही थी कि कब कौन सा आंदोलन शुरू करना है, अंग्रेजों पे दबाव कैसे बनाना है, कौन सी नीतियों का विरोध करना है, कौन सी नीतियों का अंग्रेजों की समर्थन करते हुए हमें अपने आप को मजबूत करके विरोध के लिए तैयार करना है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब हम रोल की बात कर रहे हैं तो फेज 2 आता है, और जो 1947 से इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के मतलब जब बन रहा था, तमाम संस्थाएं बन रही थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी, पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क बन रहा था, तो उसमें कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री को हमें देखना पड़ेगा। फेज 3 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन हो जाता है और हमारे सामने 1950 26 जनवरी 1950 के पहले 500 जो है प्रिंसली स्टेट होते हैं, और उसको इंडियन यूनियन के अंतर्गत कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य के तौर पर और भारत के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन सभी स्टेट को भारतीय गणराज्य के अंतर्गत लाकर भारत के एक बृहद भारत की जो संकल्पना आज हमें दिखती है उसको साकार करने का काम किया। तो इसीलिए हम जब कह सकते हैं कि जब पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो रही थी तो ये नाम क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपने जब मैं पीछे बता रहा था तो इसके पीछे ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने उसके लागू होने तक एक पार्टी जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। अब आप देखेंगे कि हमारे सामने जो है मैन वुमेन जो 21 के आसपास है, एलिजिबल वोटर कितने हैं, तो लगभग एक संख्या है 173 मिलियन, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो 1951-52 में हुआ था लगभग हमारे पास 17 करोड़ 17.5 करोड़ के आसपास एक मोटा मोटी अनुमान के हिसाब से एक वोटरों का खाका सामने आता है, और लगभग 2,24,000 पोलिंग स्टेशन बनाई गई थी। और ऐसा नहीं था कि 1951 के चुनाव में सिर्फ भारत में कांग्रेस ही एक पार्टी थी, यह हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि पहले चुनाव में लगभग 50 से ज्यादा पार्टियों ने चुनाव में हिस्सेदारी ली थी। तो इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन जो उस समय थे, उन्होंने बैलेट पेपर को और मतलब एक बहुत बड़े स्केल पर पहली बार बैलेट पेपर से चुनाव हुए और 50 से ज्यादा पार्टियों ने पहले जनरल इलेक्शन में जो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चले थे उसमें हिस्सा लिया था। अब हम जब आगे इसको देखेंगे तो हमारे सामने कुछ कुछ चीजें एक ग्राफ के रूप में या कहें कि सदन का एक जो स्केल होता है उसके रूप में हमें दिख रही हैं। देखिए 45.7% जो है वोट तब भी टर्नआउट जो था वो अगेंस्ट में था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 364 लोकसभा सीटों पर जीत प्राप्त की थी 489 सीटों के अगेंस्ट। तो जब हम यहाँ ये संख्या देख रहे हैं तो हमें समझ में पूरा आ रहा है कि लगभग 140 के आसपास, 130 या 140 के आसपास के जो लोग लीडर थे उस समय लोकसभा में वो कांग्रेस के अगेंस्ट थे। तो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक रूप से हम हमेशा मजबूत रहे हैं, चाहे उस समय वो पार्टी कितनी ही बड़ी रही हो, तब भी उसके विरोध में बहुत ज्यादा लोग हमें देखने को मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू इस चुनाव में जो हम कह रहे हैं कि अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में जो चुनाव हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए। अब हमारे पास एक स्वतंत्र निकाय के रूप में चुनाव आयोग था, उसके बाद सोशलिस्ट पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी,
मुस्लिम लीग के कुछ घटक दल जो भारत में रह गए थे वो थे। देखा जाए तो कुछ रीजनल पार्टियां भी इस समय थीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भारत का पहला चुनाव हो रहा था तो हमें इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना है कि चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही थी। ऐसा नहीं है, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के अलावा भी 50 से ज्यादा दल थे जिन्होंने इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया था। तो ये हमें इसलिए देखना है क्योंकि हम एक लोकतंत्र के बहुत बड़े कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश के रूप में हम शुरुआत से ही मजबूती से रहे हैं। अब डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी, हिस्टोरिक फाउंडेशन टू लिविंग प्रैक्टिस। अब कैसे जो एक ऐतिहासिक आधार भूमि रही हमारी, कितने डायमेंशन रहे लोकतंत्र के, और आज हम जब लिविंग प्रैक्टिस की बात करते हैं तो ये यूनिट 2 है। तो पहले यूनिट में हमने जो बात की है उसमें सिर्फ ये था कि कांग्रेस के पहले 1947 से कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक किन लोगों का रोल रहा, उसके बाद प्रिंसली स्टेट को भारत गणराज्य में मिलाने, पहले आम चुनाव तक किस तरह से वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आजाद और तमाम लोगों का जो योगदान था उसे हमें ध्यान में रखना है। अब द डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी पहले ब्लॉक का दूसरा यूनिट है और इसमें हमें हिस्टोरिक फाउंडेशन टू आज की जो प्रैक्टिस है उसको हमें देखना है। अब आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन प्लस सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन। अब डेमोग्राफिक मिररिंग अगर की जाए तो जो हमारी असेंबली होती है उसमें फिजिकली हम वोट जब देते हैं तो हमारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है, और वो प्रतिनिधि हमारा वहां उसमें बैठता है और वो डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब इसमें एक्टिव एडवाइजरी गोइंग बियॉन्ड डेमोग्राफी टू एक्टिवली एडवांस द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ द पीपल सर्व। इसमें जो आधुनिक बैरियर हैं, मॉडर्न बैरियर जिनको हम कहते हैं, वोटर एपैथी, डिफेंसियंसमेंट और ये तमाम तरह की जो आउटसाइड इम्पैक्ट है, कैंपेन फंडिंग है, चुनाव में किस तरह से कौन किसे प्रभावित कर सकता है, मसल पावर, मनी पावर, तमाम तरह के प्रभाव हमें इसमें ध्यान में रखना है कि बैलेट बॉक्स के बाहर भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है और लोकतंत्र की खामियां कैसे इसमें ध्यान में रखना है। अब जब हम वहां बात कर रहे थे कि संविधान बना और उसके कुछ आधारभूत स्तंभ, कुछ नामों के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर, उनका जब मैं नाम ले रहा था तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो कैसे मतलब ये संभव हुआ। आप देखिए कि क्योंकि इस पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास 19(1)(a ना होता जो हमको राइट देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, मतलब जो हमसे कहता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपनी बात को कह सकते हैं। तो जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो गारंटी देता है ओपन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज का। इसकी रियलिटी ये है कि ये सेंसरशिप कुछ मुद्दों को छोड़ दो कि जैसे हम अपने देश के संविधान में निष्ठा रखते हुए बात करेंगे, हम दूसरों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी के प्रति ऐसी अभद्र भाषा या असंवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे उसके मन को, उसकी गरिमा को चोट पहुंचे। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ लॉ के अंतर्गत, कुछ सीमाओं के अंतर्गत आर्टिकल 19(1)(a जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी देता है, उसके बिना हम पॉलिटिकल आजादी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से 28 जो रिलीजियस फ्रीडम देता है वो स्टेट को न्यूट्रल और लोगों को स्वतंत्र रूप से मतलब धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए एक कहते हैं कि एक प्रावधान तैयार करता है और जिसकी रियलिटी ये है कि लोग जो है अपनी धार्मिक जो आस्था है उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी दूसरे के धर्म पे, किसी दूसरे के पंथ पे, संप्रदाय पे
कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं करने की हिदायत के साथ। तो आर्टिकल 19 का 1B और C ये कहता है कि राइट टू पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। तो ये जो 3 कानून हमें दिख रहे हैं, इसमें तीसरा कानून है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हैं, किसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल हमें ध्यान में रखना है कि जिस जगह पे हम सभा कर रहे हैं वहां भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 लागू ना हो, क्योंकि बस मतलब कुछ कुछ इसकी जो रियलिटी है कि मतलब इन सीमाओं के अंतर्गत 19(1)(a) को रखना है, 25 से 28 जो आर्टिकल है उसको इन सीमाओं के अंतर्गत रखना है, और जो असेंबल होने का हमारा राइट है उसमें हम पीसफुली कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, बट केवल धारा 144 ना लगी हो। तो इनके बिना हम पॉलिटिकल प्रोसेस, मतलब जो कि हम कह रहे हैं कि हर आदमी भारत का राजनीतिक रूप से सक्रिय होके पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सेदारी लेता है, अगर ये 3 आधारभूत कानून नहीं होते तो हमें लगता है कि हम कम से कम राजनीतिक रूप से अपने आप को उतना मुखर या सक्षम नहीं कह सकते थे। अब सिविल लिबर्टीज, इक्वलिटीज एंड द इवोल्यूशन राइट टू प्राइवेसी, द बेस लाइन ऑफ इक्वलिटी क्या है? आर्टिकल 14 इंश्योर करता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 15 व्हेन डिस्क्रिमिनेशन एट कास्ट बेस्ड, मतलब किसी भी कास्ट बेस्ड जो भेदभाव था, जो जाति के आधार पर भेदभाव था, उसको आर्टिकल 15 के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। तो एक तो इक्वलिटी के लिए क्या किया गया? बैन लगाया गया। और मॉडर्न माइलस्टोन क्या है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफिशियली एक्नॉलेज द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट। 2 चीजें हैं। आज हम जब हम उस समय की बात करते हैं तो मतलब उस समय से हमारा मतलब 1950 के आसपास, तो वहां पे हमारे सामने जो व्यवस्थाएं थी उसमें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम किसी एक जाति को तथाकथित रूप से, जो कि मतलब ठीक नहीं है, हम नीच समझते थे, अछूत समझते थे। तो जब हम अछूत समझते थे तो उनके साथ भेदभाव करते थे। भेदभाव कहाँ होता था? पानी पीने के स्थानों पे, पानी भरने के स्थानों पे, सामाजिक रूप से जब वो इकट्ठे होते थे तो उन्हें मतलब अलग बिठाया जाता था। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता था, मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो एक व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में हम परंपरागत रूप से उसे बिना सवाल किए हुए मानते आ रहे थे। लेकिन जब आर्टिकल 15 के द्वारा ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव कानूनी रूप से इलीगल हो गया, तो एक समता और समानता का भाव देश में व्याप्त हुआ। और आज हम कैसे, मतलब जब हमारा हर एक डेटाबेस कह सकते हैं कि डिजिटल रूप से स्टोर है, मतलब चाहे वो हमारा हम डिजी लॉकर में रखते हो सामान, हमारे आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट हो, या डिजिटली हमारे पास करेंसी हो, बैंक में अकाउंट हो, तो हमारा जो है 2017 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के कानून के द्वारा बना दिया है। तो हम कहां से कहां पहुंचे हैं? एक राइट समानता का राइट्स है, जो कि जाति व्यवस्था या अछूत के साथ किए जा रहे भेदभाव को बैन करने की बात करता है। दूसरा, आज हम जब डिजिटल इरा में रह रहे हैं तो इस डिजिटल इरा में हमें राइट टू प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट इसी पॉलिटिकल प्रोसेस के द्वारा दिया गया है। अब और पॉलिटिकल प्रोसेस में कौन कौन से राइट्स हमें मिले, तो उसमें ह्यूमन राइट्स सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल चुका था, उसके बाद पश्चिम के कई देशों में महिलाओं ने आंदोलन किए कि हमें वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो सबसे पहले हम जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे। तो बैक्ड बाय द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, चैलेंज्ड बाय इंड्यूरिंग जेंडर बेसिस वायलेंस एंड इकोनॉमिक गैप। तो फिर से वही हम जिसे कहते हैं कि एक रूढ़िगत जो मानसिकता है, जो धार्मिक ग्रंथों के द्वारा संचालित दिमाग है, उनका ये मानना है कि जो महिलाएं हैं
चाहे किसी भी धर्म, यहाँ मैं पर्टिकुलर एक धर्म का नाम लेना उचित नहीं समझ रहा, लेकिन हर धर्म के धर्म ग्रंथ ने महिलाओं को एक सेकेंडरी सिटीजन के रूप में व्याख्यायित किया है। किसी ने कहा है कि महिलाएं तुम्हारी खेती हैं, तो किसी ने कहा है कि महिलाओं को घर में बंद रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए। जो भी बातें थी संविधान निर्माताओं ने इन्हें ध्यान में रखा और जेंडर इक्वलिटी के लिए एक एक्ट बनाया और उसको बाद में समानता के अधिकार के साथ जोड़ के हम किसी के साथ कास्ट, क्लास एंड जेंडर के बेस्ड पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो हम एक अपराधी की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि दलित राइट्स, आज दलित लाइव्स मैटर जैसे कई आंदोलन हमारे देश में मतलब मुखर रूप से चल रहे हैं। तो जो एक रूढ़िगत परंपरागत सोच है वो आज भी मतलब हमें आर्टिकल 15 के द्वारा 14 के द्वारा ये मिल चुका है, मतलब काम की हमें जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, किसी को भी दोयम दर्जे का नागरिक नहीं मानना है, सब समान है। उसके बावजूद भी हम रोज घटनाएं देखते हैं कि किसी दलित को घोड़े से उतार दिया गया, किसी को पानी पीने पे बच्चे को, अभी राजस्थान की घटना अगर आपको याद हो तो वहां पे पीट पीट के मार दिया गया, किसी दलित लड़की के साथ मतलब बहुत ज्यादा अमानवीय कृत्य किया गया। तो जब हम देखते हैं तो ये दलित राइट्स जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिले हैं, उन्होंने काफी हद तक इन जो इस तरह के क्या कह सकते हैं कि जो अपराध थे, इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभावपूर्ण व्यवहार था, उसको रोकने का काम किया है। अब इंडिजिनियस खासकर आदिवासी राइट्स, जो आदिवासियों के राइट्स हैं, जिसमें उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई है, उनके खुद के भाषा को बचाने की लड़ाई है, उनके खुद के कुछ रहन सहन, खान पान, कल्चर, पर्व, त्योहार आदि को जो बचाने की लड़ाई है, वो जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के द्वारा तो कुल मिला के इनकी कुछ मतलब एरिया को सेपरेट कर दिया गया कि ये एरिया जो है ये इनको कोई ना यहाँ पे जमीन ले सकता है, ना यहाँ की जमीन पे कोई निर्माण कर सकता है। लेकिन उसके पहले जब राइट टू इक्वलिटी आया तो इन्होंने मतलब इनकी भाषाओं को संरक्षित करने का जिम्मा सरकार ने लिया, इनके डेवलपमेंट के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई। तो हम कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी, दलित राइट्स, जेंडर इक्वलिटी, इंडिजिनियस या आदिवासी राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो इंडिया की है उसमें कैसे हिस्सेदारी लें। मान लीजिए कि भारत का संविधान बन रहा है और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। मान लीजिए भारत का संविधान बन रहा है और दलित को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है, दलित को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है, उसे मंदिर जाने का अधिकार नहीं है, उससे सार्वजनिक सभा करने का अधिकार नहीं है, या इंडिजिनियस पीपल है जो आदिवासी है, उन्हें उनकी लैंग्वेज को मतलब संसद में अगर कोई भाषण दे रहा है उस लैंग्वेज में तो उसको नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो क्या भारत की पॉलिटिकल प्रोसेस के अंतर्गत जो व्यवस्था हमारे सामने आती वो विश्व की सबसे बड़ी क्या कह सकते हैं डेमोक्रेसी कहलाने का आज दम भर पाती। लेकिन जो संविधान निर्माता थे, जो उस समय के हमारे नीति निर्माता थे, उन्होंने इन सब इक्वलिटीज के लिए संघर्ष किया, संविधान सभा में बहस की और जेंडर राइट, दलित राइट्स, आदिवासी राइट्स और तमाम सिविल सोसाइटीज को जो राइट्स मिलने चाहिए ताकि इन सब की आवाजें ना दबें, उनके लिए काम किया। अब हमारे सामने जो है कि जो गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का एक तस्वीर है। अब इसमें देखिए कि भारत में एक तरफ तो कार्यपालिका है, दूसरी तरफ न्यायपालिका है। न्यायपालिका जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है, मतलब ये किसी भी संसद या विधानमंडल के सदन के द्वारा इसे संचालित नहीं किया जाता है, बल्कि जब कोई भी सदन कोई कानून पास करता है तो इसके द्वारा लागू कराया जाता है। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से जब भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कोई कानून पास करते हैं तो उसको लागू कराने का काम जुडिशियरी का है। अब हम कह सकते हैं कि भारत में किसका शासन है, तो जो डेमोक्रेसी की गारंटी देता है, जो कानून के शासन को लागू करने का काम करता है, वो जुडिशरी के माध्यम से भारत में कराया जाता है। तो किस तरह से सिटीजन राइट्स और जो एग्जीक्यूटिव है उसके बीच में बैलेंस बनाने का काम जो है जुडिशरी के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। आगे अगर हम बढ़ें तो
कई सारे फॉल्ट्स हमारे सामने इतिहास में देखने को मिले, चाहे 1975 से 77 के बीच में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी हो, इसमें तमाम तरह के जो राइट्स थे, लिबर्टीज थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, और बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूट थे उनको एकदम एक अधिनायक, जिसे हम कहते हैं डिक्टेटर की तरह यूज किया गया। तो जितने भी तरह की पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड्स हैं, वो सब अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम 1947 के पहले जाएंगे या कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले जाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हमने इन 75 सालों में बहुत कुछ किया है। तो जो पॉलिटिकल प्रोसेस के माध्यम से किस तरह से चीजें बन रही हैं, किस तरह से चीजें बदल रही हैं, किस तरह से बात हो रही है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। अब हमारे इस मतलब विषय पे एक आखिरी जो स्लाइड है उसमें है कि किस तरह से देखिए कि डेमोक्रेसी इज नॉट मेरली ए हिस्टोरिकल इवेंट बट एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। दरअसल जब हमारे अंदर नागरिक होने का भाव पैदा होगा, तभी हम एक नागरिक के तौर पर अपने राइट्स और अपने ड्यूटीज समझ पाएंगे। अगर हम किसी धार्मिक की तरह, किसी जाति के सदस्य की तरह, किसी प्रदेश के सदस्य की तरह, मतलब हम ये नेशनहुड के अलावा कोई और विचार अगर मन में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम जो एक डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं चूक कुछ कर रहे हैं। तो बहुत ही मोटे तौर पे कुछ बिंदु में पुनः मतलब बता देता हूं कि कैसे प्री कांग्रेस भारत में किस तरह के कानून थे, किस तरह की व्यवस्थाएं थी, फिर कांग्रेस का रोल क्या रहा आजादी की लड़ाई में, उसके बाद जब संविधान बन रहा था उसमें कैसे क्या व्यवस्थाएं बनी, उसके बाद प्रथम आम चुनाव जो हुआ उसमें कितनी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, कौन लोग थे जो जीत कर आए, उनकी संख्या क्या थी, कितने वोटर थे, और उस पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस में किन किन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से, खासकर ऐसे प्रावधान जिनके बिना डेमोक्रेसी संभव ही ना हो पाती, तो वो जो चाहे 19(1)(a) हो, चाहे 25 से 28 हो, चाहे आर्टिकल 15(14) हो, समानता का अधिकार हो, या वुमेन इक्वलिटी का राइट्स हो, या पंथ निरपेक्षता हो, क्योंकि हमें ध्यान में रखना है कि हम एक मल्टी कल्चरलिज्म, एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह हमारे देश में कई जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, और हम किसी एक विचार, किसी एक धर्म, किसी एक पंथ को कोई भी तरीके से फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए पंथ निरपेक्षता, जिसे हम सेकुलरिज्म का जो है कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसको कैसे लोगों ने अपनाया और सबको बढ़ने, सबको पढ़ने और सबको अपने देश के लिए बेहतर करने का जो अवसर संविधान के द्वारा मिला, उस प्रक्रिया को हमें समझना है। तो लास्ट में यही कि एक द अल्टीमेट टेकअवे, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सर्वाइव द इवॉल्व थ्रू द अनलाइंडिंग कमिटमेंट ऑफ इट्स पीपल टू जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा, इस देश के लोगों में विश्वास नहीं होगा कि शासन जो है न्याय से होगा, हमें सबके साथ समानता का व्यवहार करना है, और हमें उदारता और स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करना है, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमारी 75 साल की जर्नी है, वो इस चिड़िया की तरह स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से विश्व समुदाय में नहीं उड़ पाएगी, उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा आएगी। आगे आप अपना थोड़ा सा कैमरा भी खोल सकते हैं, और मैं कुछ